होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आज के टॉपिक में हम IS40 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और ये स्लाइड्स जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो इसके फ़ाइल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप अगर चाहें तो वहाँ से फिर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले आते हैं डेफिनेशन पर। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो रेंटल के लिए हमने हेल्ड की हो, रेंटल पर्पस के लिए कि हम जो हैं इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर देंगे किसी थर्ड पार्टी को, या हमने हेल्ड की हो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। अब कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी ऐसा है कि मतलब ऐसे नहीं कि जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हों और हम ये भी कह रहे हों कि साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हेल्ड की हुई है, और ये जब अमाउंट इसकी वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो हम इसको सेल कर देंगे और हम यूज़ भी कर रहे हो एट द सेम टाइम, तो उसको हम जो हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसको एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। वो प्रॉपर्टी सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हम कंसिडर करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो जिसको हम यूज़ भी नहीं कर रहे और हमने सिर्फ परचेज़ इसीलिए की है कि इसको जो है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हमने रखना है और इसकी वैल्यू जिस दिन बढ़ जाएगी हमने इसको सेल कर देना है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इसकी एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, अभी जैसे डिस्कस किया है कि इसको जो है हम यूज़ नहीं कर सकते, जो भी हो जाए, वेयर हाउस नहीं बना सकते या ख़ुद जो है ऑपरेशन इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको हमने ऐसे ही रखना है, तो ही जो है ये कंसिडर होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कि लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटर्मिन्ड फ्यूचर यूज़। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो हमने परचेज़ तो कर ली है लेकिन हमें पता नहीं कि इसका हम फ्यूचर जो है क्या यूज़ करेंगे, मतलब इसको यूज़ करेंगे हम अपने ऑपरेशंस के लिए, इसको रेंट आउट करेंगे, या हमने जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो हमने सेल कर देनी है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो हमारे पास पड़ी है लेकिन हमें उसका यूज़ हमने डिटरमिन ना किया हो कि हमने इसको फ्यूचर में क्या करना है, तो उसको भी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग ओन्ड एंड लीज आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज। ऐसी कोई भी बिल्डिंग जो हम ओन करते हैं और हमने लीज आउट की हो, तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है बिल्डिंग वैकेंट बट हेल्ड टू बी लीज्ड आउट अंडर। वैकेंट है लेकिन हम फ्यूचर में कह रहे हैं कि हम इसको लीज आउट कर देंगे, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है प्रॉपर्टी इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड डेवलप एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, के बिल्डिंग जो है वो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है लेकिन हमने पहले से डिटरमिन किया हुआ है कि ये जब कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हमने रेंट आउट कर लेना है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हेल्ड करना है, तो उसको भी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं और इसकी काउंटिंग हम एज़ पर IS40 ही करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसको हम नहीं कह सकते। ऑब्वियसली वही प्रॉपर्टी जो हम यूज़ कर रहे हैं एक तो, दूसरी वही प्रॉपर्टी जो हम मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस हमारा यही है कि हम जो है प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और देन उसको सेल करते हैं। अगर ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस है, कल जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, IFRS 15 में मैंने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में जो भी हम चीज़ सेल करते हैं, जो ऑपरेशंस हैं उसके, तो वो जो है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे IFRS 15 के अकॉर्डिंग, और उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जिसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास है रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे IS 16 के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए हमारे पास क्राइटेरिया होता है। IS 37 में हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है कि हम प्रोविज़न कब रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास IS 40 में क्राइटेरिया भी अवेलेबल है, और ये क्राइटेरिया मीट होगा तो ही हम उस IS
ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम रिकग्नाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास है प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर और कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। ये दोनों जो हैं मोस्टली अवेलेबल होती हैं, तो इसीलिए इसको जो है हम रिकग्नाइज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बहुत रेयर केसेस में हमारे पास इन दोनों में कोई चीज़ हो सकती है अवेलेबल ना हो, तो उस केस में हम इसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हमने इसको परचेज़ कर लिया, अभी हमने मेजरमेंट इसकी कैसे करनी है। इनिशियल मेजरमेंट पर पहले आ जाते हैं हमारे पास। इसमें जो है इनिशियल मेजरमेंट में आ जाता है कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसको परचेज़ करने की कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी जो है हमारी कोई भी इनकर हुई है, उसमें कमीशन भी हो सकती है, उसमें जो है टैक्सेस भी हो सकते हैं उसके साथ, तो वो भी जो हमने इनकर किए हैं तो उसको भी हम इनिशियली एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है उसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, आपको IAS 16 में जो है आपने पढ़ा होगा कि हम 3 चीज़ें उसमें एज ए इनिशियल मेजरमेंट हम कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। एक तो परचेज़ प्राइस, दूसरा हमारे पास आ जाता है ट्रांजैक्शन प्राइस, और तीसरा हमारे पास आ जाता है उसमें डिसमेंटलिंग, रिस्ट्रक्चरिंग और रिस्टोरिंग की कॉस्ट। उसको भी हम जो हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। इसमें हम जो हैं डिसमेंटलिंग, रिस्टोरिंग अगर है या रिस्ट्रक्चरिंग, तो उसका जो है हम उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे या नहीं। तो उसका आंसर ये है कि अगर इसमें कोई इस तरह की कॉस्ट हमने इनिशियली इनकर की है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो उसको हम रिकग्नाइज़ करेंगे, लेकिन इसका जो है पार्ट नहीं बनाएंगे। IAS 40 जो है वो हमें यही कहता है कि इस डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिस्टोरिंग कॉस्ट, उसको जो है IAS 40 का पार्ट नहीं बनाना, जिस तरह हम IAS 40 में IAS 16 में बनाते हैं, बल्कि इसको हम रिकग्नाइज़ करेंगे एज अ जो है प्रोविज़न, जैसे IAS 37 में हम करते हैं। फ्यूचर में हमने कोई कॉस्ट इनकर करनी है, हमें प्रोबेबल है कि हमने जो है ये कॉस्ट इन द फ्यूचर इनकर करनी है, तो हम उसको ले आते हैं, रिकग्नाइज़ कर लेते हैं एज़ पर जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर, और देन हम उसकी अनवाइंडिंग करते हैं। तो इसमें भी अगर इस तरह की कॉस्ट है तो उसको जो है हम प्रॉपर्टी के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि अलग से जो है हम उसको रिकग्नाइज़ करेंगे एज़ पर IAS 37। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में आ जाता है। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में जैसे हमारे पास IAS 16 में दो जो हैं मॉडल हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कॉस्ट मॉडल, दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल। तो इस तरह हमारे पास इसमें भी 2 मॉडल अवेलेबल हैं, एक तो कॉस्ट मॉडल है और दूसरा इसमें है फेयर वैल्यू मॉडल। डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ एंटिटी, जो भी एंटिटी की पॉलिसी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी। अंडर फेयर वैल्यू मॉडल एनी गेन लॉस अराइजिंग ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरिड टू प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप इसका आइडिया होगा आपको ऑलरेडी। तो उसको जो है हम फेयर वैल्यू मॉडल अगर यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी गेन लॉस हमारे पास सब्सिक्वेंटली आता है तो उसको हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। इफ़ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट मॉडल इज़ टू बी यूज एज्यूमिंग दैट रेजिडुअल वैल्यू इज़ ज़ीरो। अगर इन केस फेयर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल ना हो, हम उसको रिलायबली मेजर ना कर सकें, तो उस केस में हम फिर कॉस्ट मॉडल पर शिफ्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफ़र्स आ जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं और उस पर ऑब्वियसली फिर हम IAS 16 अप्लाई कर रहे होंगे, उसकी अकाउंटिंग हम एज़ पर IAS 16 करेंगे। और बाद में हम अगर इन द फ्यूचर हम कहें कि 2-3 साल बाद कि इसको हम रेंट आउट कर लेते हैं, तो रेंट आउट जब करेंगे तो उसकी जो अकाउंटिंग है वो चेंज हो जाएगी। वो IAS 16 के अकॉर्डिंग फिर नहीं होगी, बल्कि IAS 40 के अकॉर्डिंग हम उसको अकाउंटिंग करेंगे उसकी सॉरी। तो उस केस में जो है ट्रांसफ़र का मतलब यही है इस केस में। तो उस केस में हम इसकी अकाउंटिंग किस तरह करेंगे और ट्रांसफ़र किस तरह करेंगे, ये
पहले देख लेते हैं फ्रॉम IS40 टू IS16। अगर हम IS40 से किसी दूसरे जो हैं मॉडल में जाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो एज्यूमिंग दैट प्रॉपर्टी इज़ कैरिड एट कॉस्ट अंडर IS16, अगर उस दूसरे स्टैंडर्ड में जब हम जा रहे हैं और उसमें अगर हम कॉस्ट मॉडल जो है हम यूज़ कर रहे हैं और इधर हम फॉर एग्ज़ाम्पल फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो फिर क्या करना है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर IS40 विल बी रीवैल्यूड एट फेयर वैल्यू एंड गेन लॉस विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। के फेयर वैल्यू अगर मॉडल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम जो हैं ट्रांसफ़र से पहले उसको जो है हम फेयर वैल्यू पर उसके कॉस्ट को ले आएंगे और उस पर जो भी गेन लॉस आएगा उसको हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसके बाद हम फेयर वैल्यू मॉडल पे जब आ जाएगा उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर IS16 में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास वो फेयर वैल्यू एज अ कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे मतलब कंसिडर कर लेंगे कि जैसे हमने इस प्रॉपर्टी को अभी परचेज़ किया है तो उसमें हमारे पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी, इनिशियल मेजरमेंट करेंगे और दैन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एज़ पर IS16। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम IS16 टू IS40। अगर हम IS16 से IS40 पर ट्रांसफ़र होते हैं, पहले हम प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं और देन हम चाहते हैं कि इसको रेंट आउट करें, तो एज्यूमिंग दैट प्रॉपर्टी इज़ कैरिड एट कॉस्ट अंडर IS40, एज्यूम करेंगे कि IS40 हम जो जिस मॉडल में जा रहे हैं IS40 में, उसमें हम पॉलिसी है कि हम जो है कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम IS16 विल बी रीवैल्यूड एट फेयर वैल्यू एंड गेन लॉस विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। सेम जो है अकाउंटिंग हम करेंगे और उसको पहले फेयर वैल्यू पर ले आएंगे और दैन IS40 में हम उसको ट्रीट करेंगे जैसे अभी हमने परचेज़ किया है। अगर हम उस टाइम कोई कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो और उस वो जब कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एज़ पर IS40 विल बी कैरिड एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस टाइम उसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो जाए तो उसकी हम फेयर वैल्यू देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी इसमें कितनी इनकर हुई है, वो हमारी फेयर वैल्यू बन जाएगी, बल्कि कॉस्ट बन जाएगी फेयर वैल्यू जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जिसमें कस्टमर जो है विलिंग है उसको परचेज़ करने में, तो वो हमारी फेयर वैल्यू होगी, उसमें ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट भी होगी और साथ में शायद प्रॉफिट भी हो, तो उस फेयर वैल्यू पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे उस टाइम पर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन PP एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मेन डिफरेंस क्या है, तो वो जो है ऑब्वियस है कि उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसको हमने जो है रेंट आउट करने के पर्पज़ के लिए रखा होता है या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रखा होता है। दूसरा हमारे पास क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर IS40 and are not used by the entity which owns it but rather used by third party to whom the property is rented out। तो ये एक सिंपल सी एक डिफ्रेंसिएशन है, तो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देते हैं तो सेल कर देते हैं, तो उसकी हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे डिस्पोजल। गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो उसको ले जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज़ आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन बिकम्स रिसीवेबल। जैसे हम इसको हमारी ये मेन जो है बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए जो है हम इसको रेवेन्यू का पार्ट नहीं बना सकेंगे, तो इसलिए इससे जो है कोई भी इनकम हमें रिसीव होगी तो उसको भी हम अदर इनकम का पार्ट बनाएंगे और वो जाएगी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।